इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो टर्म 2 की एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ध्वनि चैप्टर के। देखिए ध्वनि चैप्टर के एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और इस वीडियो को हम लोग पार्ट 2 नाम बोलेंगे और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आने वाला है टर्म 2 की एग्ज़ाम में वही वाला। जैसे टर्म 2 की एग्ज़ाम में फिजिक्स के 2 चैप्टर है, एक कार्य तथा ऊर्जा और एक आप लोगों का चैप्टर है ध्वनि। तो कार्य तथा ऊर्जा हम ख़त्म कर चुके हैं, तो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और ध्वनि की पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, ये है पार्ट 2 वीडियो। इसमें कुछ वीडियो हम बनाएंगे और एक वीडियो आप लोगों का बनाएंगे, उसमें कुछ बनाएंगे। उसके बाद आप लोगों का ध्वनि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये सब जो नोट्स बना रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हम बना रहे हैं। ये सब बहुत हम मेहनत करके बना रहे हैं, एकदम एक एक प्रश्न हम ढूंढ कर बना रहे हैं। आज तक आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला होगा यूट्यूब में, लेकिन अब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब ऐसे है कि इस चैनल में जो नोट्स हम आप लोगों को दे रहे हैं ना, इन नोट्स को कॉपी करके हो सकता है कोई दूसरा चैनल मतलब लिख कर या कॉपी करके दे सकता है। तो इस तरह का नोट्स आप लोगों को पहली बार मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न को। जैसे प्रश्न है कि ध्वनि का परावर्तन क्या है, तो और इसके नियम को लिखने बोले तो ध्वनि का परावर्तन क्या है। जैसे हम लोग कोई पृष्ठ है, जैसे मान लेते हैं पृष्ठ है, तो यहाँ से कोई तरंग आ रहा है ध्वनि का, तो ये यहाँ पर टकराए और टकराने के बाद ये तुरंत इस दिशा में परावर्तित हो जाएगा। तो ये ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि किसी पृष्ठ से टकरा कर लौट आती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और इसके नियम के बारे में, तो इसके नियम क्या है, जैसे यहाँ पर हम ग्राफ में दिखाए, यहाँ पर जैसे ये मान लेते परावर्तक पृष्ठ है, तो ये मान लेते कोई ध्वनि का तरंग जा रहा है, यहाँ पर टकरा है परावर्तक पृष्ठ से, फिर इधर इसको परावर्तित कर रहा है। तो जो इधर से जा रहा है इसको हम बोलेंगे आपतन रेखा, जो लिख दिए, और जो इसके विस्थापित कर रहा है इसको बोलेंगे परावर्तन रेखा, ठीक है। और बीच में एक अभिलंब है, तो आपतन रेखा और अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तन रेखा और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपतन रेखा है, परावर्तन रेखा है एवं अभिलंब है, सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे एक ही इसी में है ना, एक ही तल में है, तथा जो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो दोनों के कोण समान होते हैं। तो ध्वनि के परावर्तन के 2 नियम है। एक नियम है कि ध्वनि के लिए आपतन रेखा, परावर्तन रेखा एवं अभिलंब सभी एक तलीय होते हैं, और 2 नंबर नियम है कि ध्वनि के लिए आपतन कोण एवं परावर्तन कोण समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। इसके बाद है आप लोगों का कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षेप आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। जैसे किसी जगह से ध्वनि आते हैं तो हमारे कान तक कैसे पहुंचते हैं। तो मान लेते किसी जगह से आ रहा है, तो मान लेते इस बिंदु से ध्वनि आ रहा है, तो यहाँ पर सामने में जो कोण रहता है, तो यहाँ से जो तरंग आ रहा है तो इसको थोड़ा धकल देता है, तो इसके आगे भी कोण है बहुत सारा, तो इसको ढकल देता है, तो इसको ये यहाँ पर आ जाता है, फिर ये कोण इसको आगे ढकल देता है, फिर ये कोण आगे इसको ढकल देता है, ये कोण फिर आगे इसको ढकल देता है। उसी तरह मतलब हम लोगों के कान तक ध्वनि यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। तो इस तरह का हमारे कान तक ध्वनि का प्रवेश होता है। तो ये लिखे डेफिनेशन की ध्वनि के माध्यम से कोण विस्थापित होते हैं, जो कि अपने समीप के कोणों पर, यानी समीप के मतलब सामने के कोणों पर एक बल लगाते हैं, तो समीप कोण विराम अवस्था में विस्थापित होते हैं और प्रारंभिक कोण अपने मूल अवस्था में वापस लौट जाते हैं। जैसे इस कोण को इसको विस्थापित करते हैं, दूसरा बार कोण का अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमारे ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुँच जाती है। उसके बाद है कि माध्यम में ध्वनि उत्पन्न विक्षेप माध्यम से होता है, हुआ संचारित होता है। तो इसी तरह होता है जो समझाइए अभी। उसके बाद है कि आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। देखिए जो प्रश्न आने वाला है टर्म 2 के, वही सब प्रश्न लिए है। तो घंटी से निकली हुई तरंगे वायु के माध्यम के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि हम जाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत है ना, तो माध्यम इसमें क्या है, वायु ही है इसमें। तो इस तरह जाते हैं। उसके बाद है कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। तो ध्वनि तरंगे माध्यम के कोणों की गति द्वारा अभिलक्षण की जाती है, इसलिए इसे यांत्रिक तरंग कहते हैं।
उसके बाद प्रश्न है कि मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? तो नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्वनि सुनने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, और जो कि चंद्रमा में माध्यम है ही नहीं। तो ये आंसर कि ध्वनि नहीं, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, जो कि सामान्यतः वायु होता है। चंद्रमा पर वायु नहीं है, माध्यम ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं आप लोगों का प्रश्न है कि अनुमान लगाए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा, गिटार का या कार का हॉर्न का? तो ये सामान्यतः बात है कि कार का हॉर्न का इसमें तारतम्य अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे प्रतिध्वनि है क्या है? इको जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत सारा देखे भी है। जैसे किसी खाली भवन या नया भवन बनाया, तो उसमें आप लोग कुछ भी बात बोले, जैसे आप लोग बोलेंगे ना, एक बार बोलेगा हेलो, तो बार बार हेलो 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 सुनाई देगा, तो उसी को बोलते हैं इको, यानी प्रतिध्वनि। तो जब ध्वनि उचित परावर्तक पृष्ठ, जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ से टकरा कर वापस लौट आते, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे एक बार हम आज बोलेंगे, उसको 3-4 बार रिपीट होगा, उसको बोलते हैं इको। उसके बाद प्रश्न है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि के संवेदन कब तक बने रहते हैं? जैसे कोई भी ध्वनि सुनते हैं, हमारे मस्तिष्क में कब तक रहती है? तो 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड तक। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि अनुरणन क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्बेशन क्या है? तो किसी सभागार, मतलब हॉल में बोल सकते हैं, में ध्वनि निम्न बारंबार परावर्तन के कारण होता है, और इसे अनुरण कहते हैं। जैसे किसी हॉल में बार बार ध्वनि के परावर्तन होते हैं, इसे ही अनुरण कहते हैं। तो अनुरणन को, अब अगला प्रश्न है कि अनुरणन को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवनों के छत पर, दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पर्दा, जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टिक अथवा पर्दे लगाए जाते हैं। जैसे आप लोग फिल्म देखने जाते हैं ना हॉल में, तो हॉल में भी इस तरह का मतलब चीज़ें लगा दिया जाता है, ताकि बार बार ध्वनि उत्पन्न ना हो। उसके बाद एक प्रश्न है कि कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? ये भी जैसे फिल्म में छतें क्यों वक्राकार बनाई जाती है? तो वक्राकार इसलिए बना जाता है ताकि ध्वनि बार बार सुनाई ना दे। तो कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि कंसर्ट हॉल के सभी भागों में पहुँच जाए। मतलब वक्राकार इसलिए भी बनाया जाता है, जैसे मतलब यहाँ पर टकराए, फिर यहाँ पर टकराए, फिर यहाँ पर टकराए, फिर यहाँ पर टकराए, तो हॉल में सभी जगह तक इसके मतलब ध्वनि पहुँच जाए। उसके बाद है कि सामान्य मनुष्य के लिए श्रव्यता परिसर क्या है? मतलब कितना तक हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं? तो ये है 20 हर्ट्ज आवृत्ति से 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तक हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को भी हम लोग नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को भी हम लोग नहीं सुन सकते। तो इतना ही इसका रेंज है। उसके बाद कि अपश्रव्य ध्वनि, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति ध्वनि को पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया अब, जैसे कि चमगादड़ अपने शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है? वर्णन कीजिए। तो चमगादड़ अपने शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग करते हैं। किस तरह करते हैं? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई कीट है, तो चमगादड़ है, यहाँ पर अपना ये पराध्वनि छोड़ता है इसको। तो पराध्वनि छोड़ने के बाद जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु तो परावर्तित होगा ना, तो यहाँ से ये जाएगा ये, और यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगा। तो परावर्तित होगा तो चमगादड़ को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई वस्तु है या कीट है, चलिए इसको खा लेते हैं। तो इस तरीके से वो अपने पराध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेफिनेशन कि चमगादड़ के आँखें कमज़ोर होते हैं, मतलब रात दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वे अपना शिकार देख नहीं पाते। अपनी उड़ान के दौरान उच्च आवृत्ति वाले पराश्रव्य तरंग छोड़ते हुए तरंग अवरोध या शिकार द्वारा परावर्तित होगा। जो अभी हम समझाइए, चमगादड़ के कान तक वापस पहुंचती है इन परावर्तित तरंगों की प्रकृति से। तो मतलब चमगादड़ तो जान गए यहाँ पर कुछ वस्तु है, अवरोध या शिकार की स्थिति आकार को जान लेते हैं, और उसके बाद अपना शिकार कर लेते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न है कि वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? तो देखिए, बहुत सारे चीज़ों को साफ करने के लिए पराध्वनि का भी उपयोग किया जाता है। कौन चीज़ों को? जैसे जो सर्पिलकार होते हैं, विषम नली होते हैं, मतलब जहाँ तक हम लोग साफ करने के लिए मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर पराध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। पराध्वनि बहुत ही, इसका साउंड बहुत ज़्यादा है, जैसे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो 20 किलो हर्ट्ज से जब इसमें ध्वनि परावर्तित किया जाता है, तो बहुत अधिक साउंड होने के कारण जिसमें अगर इस नली में अगर कुछ भी पदार्थ रहता है, तो वो इतना हाई ध्वनि के कारण ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये है इसमें
कि प्राधान्य का उपयोग उन भागों को साफ करने में किया जाता है जहाँ तक पहुँचना कठिन है, जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते। जैसे सर्पिलाकार नली टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो विषम आकार पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव, वस्तुओं को मार्जन मिलियन में रखकर प्राधान्य तरंगें भेजी जाती है। तो उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण जो भी रहते हैं अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और तथा वस्तुएं साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से वस्तुओं की साफ़ हो जाती है। तो ठीक है, इतना प्रश्न इसमें करते हैं। और एक आप लोग का वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, कुछ क्वेश्चन है, तो उसका कुछ वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद ध्वनि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बस फिजिक्स में आप लोग को 2 ही चैप्टर पढ़ना है, कार्य तथा ऊर्जा, और एक ध्वनि चैप्टर पढ़ना है। बस इतना ही पढ़िए। बायोलॉजी का 2 वीडियो हम बना देंगे 2 चैप्टर का, और केमिस्ट्री का 2 चैप्टर का वीडियो बना देंगे। बस टर्म 2 के लिए इतना ही पढ़ना की ज़रूरत है, 6 चैप्टर साइंस का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।